अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए फैक्टराइजेशन का एक नया तरीका लेके आई हूँ, जिसकी मदद से आप फैक्टराइजेशन बहुत आसानी से और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको फैक्टराइजेशन करना बताई थी कि हम उसमें आइडेंटिटी की मदद से भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और कॉमन लेके भी फैक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी हम फैक्टराइजेशन ए स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्केयर की मदद से किस तरह, यानी कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हम उसमें किस तरह फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिखने के दो ही तरीके आएंगे क्वेश्चन के, या तो वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिखा होगा या वो इस टर्म की फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है, दो टर्म्स भी हो सकते हैं और उसमें थ्री टर्म्स भी मौजूद हो सकती हैं। ठीक है, अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लें कि फैक्टराइजेशन ए स्केयर माइनस बी स्केयर एक्सप्रेशन से हम किस तरह कर सकते हैं। मैं फिर भी आपको एक रिव्यू यहाँ पर दे देती हूँ। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन सोल्व किया था 4a स्केयर माइनस 25, तो हम उसमें क्या करते थे, एक स्केयर बना देते थे ए का और इसको बी का स्केयर बना देते थे। ठीक है, ये हमारे पास ए कंसीडर की जाती है और ये हमारे पास बी वाली वैल्यू कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, जो कि मैंने अपने पहले एक्सप्रेशन में बताया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एक दफ़ा इसको हम माइनस में लिख देते थे और एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देते थे। फिर भी इसकी डिटेल जो भी जिसने भी समझनी हो मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकता है, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कि हम फैक्टराइजेशन ए स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्केयर वाली एक्सप्रेशन में किस तरह सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास ये दो आइडेंटिटीज समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने अपने वीडियो में एक उसमें बताया था कि इन आइडेंटिटीज़ को कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये फार्मूलाज कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, मैंने वो वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, उसमें बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। जिन बच्चों को फार्मूलाज याद नहीं रहते वो उस आइडेंटिटी को सोल्व करके भी फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, और अब इसमें बताऊंगी कि ये दो फार्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, जो कि इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, मैंने उसके लिए एग्जांपल दिया है कि किस तरह हमारा इस फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा होगा। जैसे ये थ्री टर्म्स हैं, ये ए स्केयर कंसीडर की जाएगी, ये 2ab, ठीक है, और ये बी स्केयर कंसीडर की जाएगी। यानी कि इसमें प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, हम जैसे हमारे पास दो फार्मूला है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। फ़र्क कुछ भी नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर जो इधर प्लस है ना वो इधर आके माइनस हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इस बात का फ़र्क आता है, अदरवाइज और बिल दोनों फार्मूला सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगी, लिखा होगा कि रिजोल्व इनटू फैक्टर्स बाय यूजिंग आइडेंटिटी। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हमें फैक्टराइजेशन का पेपर में या किसी भी टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो मोस्टली सिर्फ ये लिखा होता है स्टेटमेंट में फैक्टराइज। ठीक है, नहीं बताया होता कि हमने इसमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है, नहीं बताया होता कि ये दो एक्सप्रेशन है इनकी मदद से सोल्व करना है, नहीं बताया होता कि इसमें कॉमन लेना है कि जो भी करना है। ठीक है, अब इधर बुक में तो ज़रूर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लास का लेवल बढ़ता जाता है, जैसे हम अभी 7 क्लास में, अभी तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, 9 10 इस तरह जब जाते हैं तो सिर्फ उधर लिखा होता है इसमें स्टेटमेंट है फैक्टराइज। ठीक है, यही टाइम होता है जिसमें हमारी बेस अच्छे से बन सकती है। ठीक है, और इन्हीं फार्मूलाज को याद रख के हम आगे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको साथ साथ गाइड करती रहती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि स्टेटमेंट में हमेशा लिखा हो कि फैक्टराइज करें यूजिंग आइडेंटिटीज़ या कॉमन लेके या इन दो एक्सप्रेशन की मदद से। ठीक है, इस तरह बाजुकात नहीं लिखा होता, हमें क्वेश्चन देख के उसको समझ के पता चलता है, आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि ये किस मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैं साथ साथ आपको बताती रहती हूँ कि हमें क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसमें कॉमन ले सकते हैं हम या हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट वाली वैल्यू हमने उसका होल स्क्वायर लिख लेना है। ठीक है, देन ये प्लस का साइन था वो एज इट इज़ हम नीचे उतार लेंगे, सेंटर में हमने अभी कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला प्लस का साइन यहाँ लगाएंगे। ठीक है, और ये जो 16 है ये किसका स्केयर बनता है, 4 का होल स्केयर बनता है। जिन बच्चों को नहीं याद रहता कि ये चीज़ किसका स्केयर बनता है वो एलसीएम लेकर भी याद रख सकते, जैसे इधर एलसीएम लेते हैं। ठीक है, टेबल पढ़ ले, कौन सा टेबल होगा। ठीक है, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। ये एलसीएम वाला तरीका सबसे बेस्ट होता है जिसमें याद रखने का। फिर हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें हम पेयरिंग कर देते हैं।
ठीक है। ये मैंने ये साई जो भी मेरे पास साई फॉर्म आउटपुट आया मैंने यहाँ लिख लिया। एंड देन हम इसके पेयर बना लेते हैं, ठीक है। ये बन जाते हैं 2 का स्क्वायर, एक पेयर यानी कि इसमें 2 की 2 टर्म्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और इससे मुराद भी 2 की 2 टर्म्स हैं, ठीक है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट जब लेते हैं तो उनको स्क्वायर को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। स्क्वायर अंडर रूट से कट जाता है, ठीक है। तो 2 × 2 वो क्या रह जाएगा 4। तो ये किसका स्क्वायर बन गया 16 4 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने जस्ट सेंटर में अब वैल्यू बनानी है। हम सेंटर में किस तरह वैल्यू लिखेंगे, 2 फॉर्मूले का, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला में 2 है, ठीक है। 2 फॉर्मूले का और ब्रैकेट में पहले हमने फर्स्ट टर्म लिखनी है, देन उसके बाद हमने सेकंड टर्म लिखनी है, सॉरी 4 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। 2 फॉर्मूले का होगा फर्स्ट टर्म एंड देन सेकेंड टर्म। अब इनको मल्टीप्लाई करा के देखिए, 4 2s are 8, 8x दोबारा बन रहा है, यानी कि हमारी सेंटर वाली वैल्यू ठीक है, ठीक है। इससे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट वाली टर्म एंड प्लस का साइन, देन सेकेंड वाली टर्म उसका होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। क्या करना है हमने, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर प्लस बीच में भी कुछ भी नहीं लिखना पहले, ठीक है। देन लास्ट वाली टर्म देखेंगे वो किसका स्क्वायर बन रही है, ठीक है। फिर हमने फॉर्मूले का 2 लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रैकेट में पहली टर्म लिखनी है एंड देन उसके बाद हमने सेकंड टर्म लिखनी है। सेकंड टर्म जब लिख लेंगे उसके बाद इस चीज़ को मल्टीप्लाई करा के देखेंगे कि वापस हमारे पास आउटपुट यही आ रहा है, यानी कि 4 2s are 8x ही बन रहा है ना हमारे पास। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म प्लस ये वाली टर्म लिख ली, सेकेंड वाली और उसका होल स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको दोबारा ओपन करें ना तो हमारे पास ये वाली टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास निकलेगा, ठीक है। आंसर ये आएगा। तो इसका मतलब है इसको क्लोज करें तो ये आएगा और इसको ओपन करें तो ये आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं होगी कि पहले ही आइडेंटिटी लगा के हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर लें, ठीक है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें पहले हमें कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम अपनी आइडेंटिटी जो भी प्लस की हो या माइनस की वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें, कॉमन लेने से एस कॉमन किस तरह लेना है, कैसे हमें पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम कॉमन लेंगे तो फिर उसके बाद आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हम जब क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, उसमें साफ पता चल रहा होगा कि कुछ ना कुछ इन सारों में ऐसे ही यानी कि वैल्यू है या कोई ऐसा वेरिएबल है जो सब में मौजूद है। तो हम उसको अगर बाहर लिख लें, कॉमन ले लें सबसे, तो हमारा क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा और हम उसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखें 44 44 और 11, हमें पता है कि 11 के टेबल में 44 दोनों आएंगे, ठीक है। तो हम उसमें 11 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और इन सब में देखें ए कॉमन आ रहा है, ठीक है। और मैंने बताया था ए की पावर कैसे, कौन सी वाली कॉमन लेंगे जो सबसे लोएस्ट वाली होगी। तो 11 ए स्क्वायर हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, इस पर 11 का टेबल पर है कि 44 है, 4 पे आएगा, ठीक है। इसके पास 4a थे, 2 कॉमन ले लिए, पीछे इसके पास 2 रह जाएंगे, ठीक है। माइनस, अब इधर भी 11 4s are 44, ठीक है। इसके पास 3 थे, 2 हमने कॉमन ले लिए, इसके पास सिर्फ 1 रह जाएगा और b एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। एंड देन इसके पास 11 1s are 11, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ए स्क्वायर तो बाहर कॉमन है, इसके पास सिर्फ क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम अपनी कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इस साइन से हमें पता चलेगा जो माइनस का साइन है, यानी कि बीच में जो साइन होगा ना उससे पता चलेगा कि हमने इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है प्लस वाली। हम यहाँ साइड पे लिखेंगे भी कि हम यहाँ पर कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, अब 11 ए स्क्वायर हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे साथ साथ ही, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ठीक है। देन ये माइनस का साइन एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये वाला प्लस बी का होल स्क्वायर सेकेंड टर्म का आ जाएगा। देन हमने इसमें क्या करना है, फॉर्मूले का 2 लगाना है, फर्स्ट टर्म लिखनी है एंड देन सेकेंड टर्म लिखनी है। अब इनको मल्टीप्लाई करा के देखिए, 2 2s are 4, 4a भी वापस बन रहा है ना, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। 11 ए इसके रेजिटिस लिखेंगे और ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, 2a, ये वाला साइन लगाना है बीच में, हमेशा इधर जो साइन होगा वो नीचे आएगा, ठीक है। b का होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, वो सिंपल हमने आइडेंटिटी लगाई और क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। इस वाले में मैंने आपको बता दी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कॉमन कैसे लेंगे पहले और उसके बाद कैसे आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ठीक है।
ये मैंने इस तरह के क्वेश्चन और नोट डाउन किए हैं, ताकि मुझे लग रहा था कि थोड़े मुश्किल लगेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल होगी, लेकिन हैं ये इतने मुश्किल नहीं। अगर हमें पहले वाले 2 क्वेश्चन के तरीके समझ आ गए तो हम ये भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें, पहले देख लें कुछ कॉमन तो नहीं है, इसमें एम भी नहीं है, ठीक है। इन दोनों में एम है, यानी कि एम भी कॉमन नहीं ले सकते। एल इन दोनों में है, इसमें नहीं है, वो भी कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। यानी कि ऐसी चीज़ हमने कॉमन लेनी थी जो तीनों में मौजूद हो, लेकिन इनमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो तीनों में मौजूद एक जैसी चीज़ हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पर आइडेंटिटी लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन था, तो हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, प्लस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ पे आइडेंटिटी लिखेंगे, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हमें इन आइडेंटिटीज़ के बारे में पता है, ठीक है। हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि एल एज इट इज़, और 4 का स्क्वायर 2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला साइन बीच में लगा देंगे प्लस का, एंड देन बीच में भी कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। और इधर प्लस एम एन का होल स्क्वायर। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, इनका होल स्क्वायर एज इट इज़ ही आता है, ठीक है। इनके लिए कुछ एलसीएम वगैरह लेके देखना नहीं पड़ता, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का 2 लगाएंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे L/2, ठीक है, एंड देन सेकेंड टर्म लिख देंगे। अब देखें, ये काटना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा ये सेकंड वाली टर्म बनी है हमारी कि नहीं। अगर ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे LMN बचा, यानी कि हमारे पास यही सेंटर वाली टर्म आ गई। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, सोल्व हो गया, ठीक है। हमने काटना नहीं है, बस जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, L/2, बीच में प्लस का साइन था, और MN का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला क्लोज हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, उसमें क्या करेंगे हम, ये देखिए 121 169 169 121 बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये देख लेंगे ये किसका स्क्वायर है। अब हमें नहीं पता चल रहा 121 किसका स्क्वायर है, वही हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 11 के टेबल पे करते हैं, 11 1 ज़ार 11, फिर इसके पास एक कैरी चला गया, 11 1 ज़ार 11, 11 1 ज़ार, यानी कि ये किसका होल स्क्वायर बन गया, 11 का, ठीक है। और 169 कैसे करेंगे, 13 1 ज़ार 13, 3 इसके पास चला गया, 13 के टेबल में 3 पे जाता है 39, 13 1 ज़ार 39, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये किसका स्क्वायर बन गया, 13 का। यानी कि हम क्वेश्चन किस तरह लिखेंगे, 11/13 ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आता, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या कर दी, आइडेंटिटी यूज़ कर दी। अब बीच में माइनस का साइन है, तो हम कौन सी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, माइनस वाली, ठीक है। इधर साइन माइनस का आ जाएगा, अभी बीच में कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस इसका देखेंगे सेम, अभी हमने निकाला है 169 किसका बन रहा था, 13 का, और 121 किसका बन रहा था, 11 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये बी एज इट इज़ और साथ होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म लिखेंगे 11/13 ए, ठीक है, एंड देन सेकेंड टर्म लिखेंगे 13/11 बी, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड वाली टर्म एज इट इज़ बन रही है, ये 11 इस 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 13 इस 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2AB हमारे पास रिमेनिंग रह गया। वही हमारी डिमांड थी, हमें वही प्रोडक्ट चाहिए थी, ठीक है, आउटपुट हमें यही चाहिए था। तो हमारे पास सेकेंड वाली टर्म आ गई, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब ये फॉर्मूला किसका क्लोज हो जाएगा, 11/13 ए, साइन इधर वाला लगाना है, हमेशा याद रखना, ये वाला कभी भी नहीं लगाना, जो 2 के साथ होगा ना वो वाला साइन इधर आएगा हमेशा। 13/11 बी का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला क्लोज हो गया। आई होप आपको ये वाली आइडेंटिटी भी पता चल गई होगी कि हम फैक्टराइजेशन में अगर हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो तो हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला दिया हो तब हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझा सकूं, और बहुत सिंपल तरीका था, ठीक है। बस आपको आइडेंटिटी याद रखना है, उसके अलावा बाकी क्वेश्चन सोल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी किसी को कोई मसला होगा तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में, मैं एक दफ़ा फिर एक वीडियो ऐसी बना दूँगी जिसमें मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करके आपको समझा सकूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।